Dear students, once again you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. Dear students, आज हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में क्लास 11 के छात्रों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, वो भी सब्जेक्टिव टेस्ट 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का, जिसमें कि बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, लेकिन अभी तो आपका कॉपी चेक नहीं हुआ, इसलिए मैं आपका परफॉर्मेंस बता नहीं सकता हूँ। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके बीच सॉल्यूशन के साथ आया हूँ। तो जितने भी क्लास 11th के साइंस के स्टूडेंट हैं, कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो कम से कम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जान जाइए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला चैप्टर का टेस्ट था, वो था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। इस चैप्टर का आपका सब्जेक्टिव टेस्ट था, जो आज हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में कंडक्ट हुआ। तो चलिए उन क्वेश्चन का जरा सा आप क्या लिखे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ आया हूँ। थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एवोगाड्रोज। 2 नंबर का क्वेश्चन था कि एवोगाड्रोज नियम क्या है, या एवोगाड्रोज के नियम से आप क्या समझते हैं। तो इसमें कुछ नहीं लिखना था कि एवोगाड्रोज का नियम ये था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वॉल्यूम जो है वो एन का सीधा समानुपाती। तो आपको लिखना था, सपोज मान लीजिए कि यहाँ यदि हम सपोज मान लीजिए 2 सिलेंडर लें, ये आपका 2 सिलेंडर हम ले रहे हैं, एक में हम नाइट्रोजन गैस रख रहे हैं और एक में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 2 सिलेंडर लिए, एक में हमारा नाइट्रोजन गैस है और एक में हमारा ऑक्सीजन गैस, क्लियर है। जरा सा ध्यान से देखिए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 सिलेंडर है, एक में आपका नाइट्रोजन गैस भरे हैं और एक में आपने ऑक्सीजन गैस, क्लियर है। यदि इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2, और इसमें अणुओं की संख्या N1 है और इसमें अणुओं की संख्या N2, क्लियर है। हम क्या किए हैं, 2 सिलेंडर लिए हैं, एक सिलेंडर में आपका नाइट्रोजन गैस है, दूसरे सिलेंडर में आपका ऑक्सीजन गैस है। इस सिलेंडर का आयतन वॉल्यूम आपका V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इस नाइट्रोजन का अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या N1 है और इसमें N2। तो एवोगाड्रोज ने ये कहा कि यदि आपका V1 = V2 अगर हो जाए, कहने का मतलब यदि दोनों का आयतन वॉल्यूम समान हो जाए तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान, उसमें अणुओं की संख्या भी समान। तो एवोगाड्रोज का नियम था कि सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान, क्लियर। मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यही तो आपको लिखना था एवोगाड्रोज में कि सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान है, क्लियर। कहीं भारी नहीं था। यदि दोनों गैस का आयतन अगर बराबर हो, उसमें अणुओं की संख्या N1 = N2, अणुओं की संख्या समान हो, क्लियर है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, क्लियर है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन था 2 नंबर का कि 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा था इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री,
इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आपको ज़्यादा नहीं, हम क्वेश्चन दिए थे कि 3 इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री 3 बताइए कि जहाँ पर आपका रासायन विज्ञान का महत्व है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला आप है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि क्षेत्र। पहला है कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जितना भी फर्टिलाइजर आ रहा है, उर्वरक आ रहा है, जो पेड़ पौधे की एक तरह से न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो भी आपका रासायन विज्ञान होते हैं। इसलिए रासायन विज्ञान का सबसे मेजर जो आपका महत्व है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड है आपका, याद कीजिएगा जरा सा, आप जितना भी दवाई खाते हैं, पैरासीटामोल, नाइस, एसिलॉक, जो भी है, जो आपके शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक रखता है, यानी कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी रासायन विज्ञान का इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन मीन्स स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका होता है। जितने भी आपका मेडिसिन आ रहे हैं, चाहे कफ सिरप आ रहा है, बेनाड्राइल कफ सिरप है, कोरेक्स है, जो भी आपका कफ सिरप है, और जितना भी पैरासीटामोल है, जितना भी आपका एंटासिड है, मीन्स एंटीबायोटिक है, सब में केमिकल फॉर्मुलेशन से तैयार होता है। इसलिए रासायन विज्ञान का दूसरा महत्व है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, मीन्स आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने में रासायन विज्ञान का। तीसरा जो है आपका इन फूड प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थ। आपका जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, खाद्य पदार्थ में से फूड प्रोडक्ट लाइक ब्रिटानिया, कुरकुरे, लेज, हॉर्लिक्स, जो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, फूड प्रोडक्ट, खाने योग्य जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो आपका रासायन विज्ञान का देन है, ताकि उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी हमारा रासायन विज्ञान का उपयोग। तो ये 3 मेजर जो भी आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको लिखना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन। और भी बहुत सारा चीज़ें न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज होता है, मेटल, नन मेटल, मेटलॉय, रबर, प्लास्टिक, ग्लास में भी, सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, भवन निर्माण में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो मेजर बहुत सारा महत्व है हमारे रासायन विज्ञान का। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मोल। मोल से आप क्या समझते हैं? तो गौर कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका मोल। कहता है कि मोल जो होते हैं वह किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करने की इकाई को मोल कहते हैं। किसी भी सबस्टांस में कितना परमाणु है, कितना एटम है, कितना आयंस है, कितना मॉलिक्यूल्स है, इसके बारे में जानकारी देता है। इसलिए मोल्स किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करने की इकाई को मोल कहते हैं। और एक मोल किसी भी पदार्थ में, याद कीजिएगा, एक मोल किसी भी पदार्थ में 6.022 गुना 10⁻23 इतना एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। और इसी संख्या को हम कहते हैं, कौन संख्या? दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रोज। इस संख्या को ही हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। तो मोल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
present in the substance, and 1 mole of any substance contains 6.022 गुना 10 to the power 23 atom, ions और molecules, which is also known as the Avogadro. तो बस यही लिखना था, 2 नंबर का था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ, याद कीजिएगा आपको मोल्स निकालने का हम फार्मूला दिए हैं। मोल्स बराबर होता है वेट इन ग्राम्स बटा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स बटा मॉलिक्यूलर, ग्राम में भार बटे अनुभार से भगा दे दीजिएगा तो आपको मोल्स दे देगा। तो 16 ग्राम मीथेन का है, इसका मतलब ग्राम में भार 16 ग्राम है, और नीचे मीथेन का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना, तो 16 अब बटा कार्बन का एटॉमिक मास 12 जो 1 गुना 4, इसका मतलब 16 बटा 16, इसका मतलब 1, कहीं भारी नहीं था कि मोल्स बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, मोल्स बराबर वेट इन ग्राम्स, ग्राम में भार बटा अनुभार से भगा दे दीजिएगा, मोल निकल जाए। वेट इन ग्राम 16 ग्राम दिया हुआ, और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो 16 हुआ, 16 बटा 16, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 1 हो। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द मोलैरिटी? मोलरता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में प्राय पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं। क्लियर है? यानी अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना उपस्थित है, यही बतलाता है मोलैरिटी। मीन्स number of moles of solute which is present in 1 liter of the solution, that is known as the molarity, and molarity is represented by capital M। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लिख देना था मोलैरिटी का कि मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू A बटा W गुना, तो ये फॉर्मूला लिख के चले आना था, कहीं दिक्कत नहीं था, कहीं भारी क्वेश्चन नहीं था। आपको लिखना था 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलैरिटी कहते हैं, इसे बड़ी एम द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरा इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द मोलारिटी, जिसको हम कहते हैं मोलरता। मोलालिटी, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी का मतलब ये हुआ कि अगर 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, अगर हमारा है 1 kg या 1000 ग्राम क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होनी चाहिए। 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट उपस्थित है, यह जानकारी देता है मोलालिटी। तो आपको डिफिनेशन लिखना था, 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित घुल के नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलालिटी कहते हैं, जिसे हम छोटी एम द्वारा निरूपित करते हैं। मोलालिटी, जिसको हम छोटी एम द्वारा निरूपित करते हैं, और छोटी एम बराबर 1 गुना 1000 बटा 20 गुना, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो
इस तरह से आप मोलारिटी था, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए ये था छठा नंबर का। सातवां नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? सातवां नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द मोल फ्रैक्शन। इसको हम मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश, या इसी को आप लिख सकते हैं मोल प्रभाज। कहता है कि मोल अंश या मोल प्रभाज का मतलब ये हुआ, यदि कोई विलयन है, ये आपका विलयन है, और सपोज हम मान लिए कि इस विलयन में छोटी n मोल आपका सॉल्यूट है, और बड़ी n मोल आपका सॉल्वेंट है। छोटी हम मान के चल रहे हैं कि विलयन अगर है तो इसका मतलब कि उसमें दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि यदि किसी विलयन में छोटी n मोल सॉल्यूट है और बड़ी n मोल सॉल्वेंट उपस्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको सॉल्यूट का कहेगा मोल फ्रैक्शन निकालने, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे और बटा टोटल नंबर ऑफ मोल से भगा देते हैं, ये निकल जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकल। और यदि हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ी n बटा छोटी n, यानी जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसका ऊपर में लिखना है, बटा टोटल नंबर ऑफ मोल से भगा दे देना। तो कहने का मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का नंबर ऑफ मोल्स तथा कुल नंबर ऑफ मोल्स के अनुपात को, रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X, जिसे हम कैपिटल X द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर है? कहीं दिक्कत वाली बात नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, दैट इज द मास परसेंटेज। याद कीजिएगा जरा सा, आठवां क्वेश्चन है कि मास प्रतिशत, मास परसेंटेज का मतलब ही हुआ, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसी को हम W/W भी कहते हैं। मास प्रतिशत का मतलब क्या? तो मास परसेंटेज का मतलब हुआ कि यदि सपोज मान लीजिए कि ये विलयन है, मास प्रतिशत का मतलब हुआ W/W का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का है, सॉल्यूशन आपका यदि 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम उपस्थित है यही बतलाता है मास परसेंटेज। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घुल की मात्रा को ही हम मास परसेंटेज कहते हैं। और मास परसेंटेज का फॉर्मूला भी दिए हैं, याद कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ द सॉल्यूशन गुना 100, तो मास परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर? चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि 2 ग्राम किसी सॉल्यूट को 18 ग्राम जल में घोला गया, 2 ग्राम सॉल्यूट को तो 18 ग्राम में घोला गया,
तो मास प्रतिशत निकालना। तो 2 ग्राम सॉलिड था, 18 ग्राम जल में घोला जा रहा है, गुना 100। तो यहाँ आपका 2/20 गुना 100, 2500 यानी 10%। क्वेश्चन था कि 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 18 ग्राम जल में घोला गया। तो बतलाइए यहाँ सॉल्यूशन का द्रव्यमान हो जाएगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दी, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है, गुना 100 कर दिए मास परसेंटेज। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोज। कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहीं दम नहीं था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोज नंबर, तो सीधा आपको लिखना था 6.022 गुना 10⁻²। इसी संख्या को हम कहते हैं एवोगाड्रोज संख्या, कहीं दिक्कत नहीं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन जो था कहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP एंड NTP। गौर कीजिएगा, STP और NTP पर, STP और NTP पर टेम्परेचर जो हम रखते हैं वह रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो रखते हैं वह रखते हैं हम 760 mm। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना हल्का था। हमको नहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नज़र आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास कितना हल्का था, जरा गौर कीजिएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना था, C12 H22 O11। फिर निकालना था आपका C6 H12 O6। फिर निकालना था CH4। फिर निकालना था आपका CH2। बताइए डियर स्टूडेंट, कितना हल्का क्वेश्चन था। 4 गो दिए थे बनाने के लिए और सब चीज़ हल्का। एक कार्बन का 12 होता है तो 12 गुना 12, जो हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 22, एक ऑक्सीजन का 16 होता है 16 गुना 11। सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 342। अगर 342 आपका आया है तो बिल्कुल सही है। रही बात की 6 गुना 12 जो 1 गुना 12 जो 6 गुना 16, इसको आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 180। अगर 180 आया है आपका तो बिल्कुल सही है। ठीक है। 12 जो 1 गुना 4, 12 4 16, दिक्कत नहीं। H2O 1 गुना 2 जो 16, 16 2, कहीं दम नहीं लगा आपको। कोई दम दुरुस्त वाला क्वेश्चन है। आपको मॉलिक्यूलर मास इस 4 का निकालना था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, कहीं दिक्कत नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाता, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर B, 4 ग्राम NaOH को घोलकर 450 ml लीजियन में घोला। तो बताइए मोलैरिटी का अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं कि मोलैरिटी बराबर कैपिटल M बराबर A/W गुना। तो यहाँ सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको गिवन दैट लिखना कि 4 ग्राम आपका दिया हुआ है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। W बराबर NaOH का मॉलिक्यूलर मास है, हम निकाल सकते हैं 23 2 16 2 1, इसका मतलब 40। क्लियर है। उसी तरह से इसका वॉल्यूम दिया हुआ था 450 ml, हम ml को लीटर में बदल सकते हैं। 450 बटा 1000। अब क्या है,
ए दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर देना। तो मोलैरिटी बराबर फॉर्मूला पुट कर दीजिए A/W गुना V। ए का मान दिया हुआ है 4/40 गुना 450/1। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आंसर होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी तो गुना भाग करना आपका काम है, वो आप कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं। बहुत हल्का क्वेश्चन, कहीं दम दुरुस्त नहीं। देर चलिए तीसरा क्वेश्चन था आपका कि 2.5 ग्राम इथेनॉल एसिड, क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन दिया हुआ है 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड, यानी कि घुल की मात्रा दिया हुआ है 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड है। क्लियर है? 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड। थोड़ा नीचे गिवन ए बराबर दिया हुआ है 2.5 ग्राम, सही है। और इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। 12 जोड़ 1 गुना 3 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 16 जोड़ 1, आप निकालिएगा तो आपका 60 आएगा। और 75 ग्राम बेंजीन में मिला। सही। तो कह रहा है कि बतलाइए घोल का मोलालिटी ज्ञात करें, मोललता ज्ञात करें। तो बतलाइए छोटी m बराबर फॉर्मूला जानते हैं A गुना 1000 बटा B गुना W। A बराबर 2.5 गुना 1000 बटा B का मान दिया हुआ है 75 गुना 7। निकालिए जो होगा वही आंसर आपका। खाली फॉर्मूला पर आपको रखना है, कहीं भारी क्वेश्चन नहीं। क्लियर? चलिए अंतिम क्वेश्चन, 5 नंबर का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वेट ऑफ सल्फर, सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु होंगे जितने 3 ग्राम कार्बन। इधर आपका सल्फर है, इधर आपका कार्बन। कह रहा है कि सल्फर का सबसे पहला है कि हम मोल निकालें। अभी मोल कैसे बतलाए निकालने के लिए? मोल बराबर ग्राम में भार बटा अनुभाग, और कार्बन का दिया हुआ है 3 ग्राम, हम 3 ग्राम में भार बटा अनुभाग से मोल निकल गया। लेकिन सल्फर का हमको ग्राम में भार नहीं दिया हुआ, सल्फर का हमको ग्राम में भार नहीं दिया हुआ है, हम एक्स मान लिए, और सल्फर का होता है 32। ये हम मोल निकाले, लेकिन मोल नहीं कह रहा, कहता है कि सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु होंगे, नंबर ऑफ एटम। तो बताइए जब नंबर ऑफ एटम इन सल्फर बराबर नंबर ऑफ एटम इन कार्बन, तो बतलाइए मोल्स है, मोल्स को हम एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दें, ये निकल गया नंबर ऑफ एटम किसका? सल्फर का। और कार्बन का निकाले 3/12 गुना एवोगाड्रो संख्या, यानी दोनों का एटम को बराबर कर दी तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो ये आपका ये कट गया, इसका मतलब x/32 बराबर 3/12, इसका मतलब 12x बराबर 32 गुना 3, x बराबर 32 गुना 3/12, 312 4, यानी 8 ग्राम सल्फर परमाणु निकल गया, कहीं दिक्कत नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये था एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जिसका मैं सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपके बीच आया। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, क्लास 11th में हो, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी बच्चे हमारा इस वीडियो को देखें वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस प्रकार से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो में प्रायः पर डे डालता रहता हूं, और हमारे वीडियो से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त फायदा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।